खास कार्यक्रम चुनावी जागरूकता। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुत रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चार के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प बहुत दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा। और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उसमें पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम सायसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएससी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे।
जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हमनाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार तय करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हमनाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हमनाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके। लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभव से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है, भाजपा, बसपा, जो कि कांग्रेस की, एक बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह, जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामादा जोल्हे, जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी, जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू, जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी, जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल, जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम, जो कांग्रेस
कांग्रेस की प्रत्याशी रही। उन्होंने जीत दर्ज की थी डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में। नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी, इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं।
हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता हुसैन भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल 1 को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंह देव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पाल लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 की जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए
चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफ़ी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नज़दीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा। और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुलाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट करने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बलमुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम सायसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो
हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी
कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो एक सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था, लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की
जारी करेंगे, उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा।
आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनाव में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साहसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साहसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। दो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साहसी उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं
दूसरे जो हम नाम थे प्रेम सांसी निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हमनाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हमनाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हमनाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों का कहने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं था। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय भारत।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है, भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम
जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की, तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने भी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसींवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। और डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय अरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आगे पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं।
हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंह देव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदु बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जो कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं।
उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की एक सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है।
भानु प्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आती रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सिमटा हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल-पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए
चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है, तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगा जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हमनामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हमनाम उतरे थे। हालांकि हमनामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साहसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हमनामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साहसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हमनाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साहसी
उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम सांची निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हमनाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे रामकुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंद साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंग विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामदा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी
बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की, तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से अमशिला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस के प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इसके जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसिंगा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की, तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजय रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अभी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारी बाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की, तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे
2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता हुसैन ने भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस, छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार।
नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफ़ी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफ़ी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय कुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में, वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को
15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थीं। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सिमटा हुआ ज़्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा
हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को
15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थीं। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमता हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा,
हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे।
फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम सायसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम सायसी उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम सायसी निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे
उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हमनाम थे गोपाल राम लकड़ा, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हमनाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हमनाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हमनामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हमनाम राजकुमार यादव थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हमनाम थे रामकुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हमनाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हमनाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हमनाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हमनाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हमनाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हमनाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हमनाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके। लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है, तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगा जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की।
की शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशिला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसिंगा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की
तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंह देव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन।
और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफ़ी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफ़ी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहें तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई।
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय कुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे। इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं।
मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सिमटा हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम सायसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम सायसी
उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम सांसी निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हमनाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल के हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए
चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा दिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। भी 16 विधायक है, भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की, एक बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की।
कि सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशिला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्हें जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह द्वितीय कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसींवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह डरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव
जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवी कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में ही। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। बात करें 2013 की तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबो नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा।
आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टार इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हम शकल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम सायसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं
दूसरे जो हम नाम थे प्रेम सांसी निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हमनाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे रामकुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का हमला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हमनाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हमनाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल-पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए
चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनाव दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा। और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर?
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोष जनसंख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामत जोड़े जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की।
सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की, तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशिला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अम्बिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की, तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की, तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी।
इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता हुसैन ने भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस, छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अंबिका सिंह देव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाए हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर था। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहें तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं।
उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य। तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी थे। इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और प्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है।
भानु प्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी भी मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनाव में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम सायसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो
हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 340 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की उनसे उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,885 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरुद कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चाला। तो बात करें, छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों की विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 की जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए
चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है, तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नज़दीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जाति के आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जो कि कांग्रेस की, एक बाकी कांग्रेस की। इसे देख पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी गृह मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामदा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहा की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डोंडी लोहारा से नीला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। कमला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डोंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी, संजय अरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट आ दे कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई।
डोंडी लोहारा से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत ली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। विभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देश में 2013 में
4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोट का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह राजनीतिक दल यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी की सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधरा मौध्य और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो सीट 1 से बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को
15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता रहे हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, दाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा
हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें, एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें सत्ती विधानसभा की तो सत्ती विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम सायसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी, उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो
हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में, वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हमनाम थे एनसीपी से जो उतरे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के राम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे रामकुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हमनाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हमनाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं, तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकत नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल-पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 की जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए
चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह काम अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है, भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामदा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की।
कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी, वे भी विजय रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारी बाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब
भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की, तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंह देव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़ा, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब मुझे दीजिए इजाज़त। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आप सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या
नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.27% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी।
लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाई खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं।
मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सिमटा हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम सायसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो
हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है। इसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मुझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल-पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखे हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 की जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होना चाहेगी।
इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी हार के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें। सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम टिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीताली पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साय सिंह काम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे।
जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हम नाम जो उतरे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1779। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के अधिकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं, तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके। लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें ये तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में रहेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बने या कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहिए।
इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को मह दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगा जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा। और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है, भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देने दूर संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया बना है, उसमें से कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिला की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी,
उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशिला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस के प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, वे भी विजयी। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज की थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दे कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली
बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंह देव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर भी विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या ऐसी सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और
पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय कुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है।
भानु प्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जो कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इस संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेल हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हमनामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हमनाम उतरे थे। हालांकि हमनामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 कुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उठे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साय सिंह टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हमनामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हमनाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह
उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम सांसी निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हमनाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,99 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का दोबारा था रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम की खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस तरह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 की जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी।
इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंच सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा
बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता पिंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावड़ी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संगारीस बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है। फिर आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट आ दे कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र
प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोक सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता हुसैन ने भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अभी भाजपा मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.21% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो गए थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उस चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं।
उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चौथा। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो सीट 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन 2 कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है।
भानु प्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए हैं, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखा है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइट के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़िया के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को 30 मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में 2 किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हमों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साय सिंह टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे, जो
हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात करें थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,117 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की उनसे उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उस नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हमनाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हमनाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात कर छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल-पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी।
इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैसा तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य में शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सख्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा। और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिला की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। 100 विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोज
राठौर कांग्रेस प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका उस पर भी एक नज़र लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंग केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की, तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से संतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की, तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारी बाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की, तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है।
छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता हुसैन भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल 1 को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी कांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी 40 में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन।
और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 3400 पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में भी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी 1 सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़
क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लाल साय कुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीट पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में, वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार में हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने
धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थीं। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद कार्यवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2020 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सहकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से न होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए। लोग अक्सर कहते हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखें आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम भुवन सिंह था। के अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम सायन टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,049 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे।
जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो हम नाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी बालराम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें, कोरबा में विकास महतो जो भाजपा प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। विधानसभा की बात करें, जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले 1,779 मत। जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसे जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर मुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बाल मुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महाराष्ट्र लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरुद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं, तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैंतरा कई बार चला गया। हालांकि इस तरह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैंतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी 40 में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालीन पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय इलेक्शन टीम में जगह मिलने से सीएम की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंध आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू होगी कि घोषणा पत्र में किए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में
कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्र साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व